केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। खबरों की शुरुआत करते हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। मासूमों के साथ यौन शोषण और कुकर्म जैसे गंभीर आरोपों से घिरे शंकराचार्य को अब कोर्ट के सवालों का और पुलिस की जांच का सामना करना पड़ेगा। आखिर पूरा मामला क्या है और कोर्ट का आदेश क्या है, समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। जो खुद को धर्म का रक्षक बताते थे वो आज भक्षक के आरोपों में घिरे हैं। जो दूसरों को शास्त्र सिखाते थे उन पर अब पॉक्सो की धाराएं चलेंगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने एफआईआर का हंटर चला दिया है। मासूमों के साथ कुकर्म, यौन शोषण और गंदी करतूतें, क्या यही है तथा कथित शंकराचार्य का असली चेहरा? आपको बता दें कि प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से, उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया। दरअसल माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ एक विवाद अब अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनके शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। उन्होंने 8 फरवरी 2026 को प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप, गुरुकुल और माघ मेला शिविर में बच्चों का यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के साथ कुकर्म और अश्लील कृत्य, अवैध गतिविधियों और आय से अधिक संपत्ति। यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपों पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है। उन्होंने इसे एक घिनौना, कुचक्र और गंदी राजनीति करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने शास्त्रीय मुद्दों पर राम भद्राचार्य और सरकारी तंत्र को घेरा है, इसीलिए उन्हें आज बदनाम करने के लिए पॉक्सो एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। वही कोर्ट के आदेश का क्या असर होगा, इसको भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के 3 बड़े असर: गिरफ्तारी की तलवार,
पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ सकता है। पद पर संकट, शंकराचार्य जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए ऐसे आरोपों का सामना करना उनकी धार्मिक मान्यता और गद्दी की वैधता पर सवाल खड़े कर सकता है। संतों में दरार, जगत गुरु राम भद्राचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद के गुटों के बीच चल रहा विवाद अब सीधे तौर पर अदालती जंग में तब्दील हो गया है। जिस गुरुकुल को ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, आरोप है कि अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके चेले मुकुंदानंद ने उसे अय्याशी का अड्डा बना दिया। मासूमों को डराया गया, धमकाया गया और उनके साथ वो सब किया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानून का शिकंजा कस चुका है। अब सफेद झूठ और साजिश वाले बहाने नहीं चलेंगे। अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। एआई समिट में हंगामे के बाद अब बात लोकतंत्र की मर्यादा पर आ गई है। जो हंगामा समिट के हॉल में शुरू हुआ था, उसने अब पूरे देश की सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आज देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। और कांग्रेस समेत राहुल गांधी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर देश को बदनाम करने की साजिश क्यों रची गई। दिखाते हैं आपको भी रिपोर्ट। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर जम्मू तक कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर आए हैं। कहीं नारेबाजी हो रही है, कहीं पुतला फूंका जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव हो रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भारत की तकनीकी प्रगति को पचा नहीं पा रही। जिस तकनीक और प्रगति पर दुनिया भारत का लोहा मान रही थी, उसी एआई समिट के मंच को सियासी अखाड़ा बनाने का आरोप अब कांग्रेस के सिर मढ़ दिया गया है। बीजेपी ने इसे महज हंगामा नहीं, बल्कि देश की छवि खराब करने की साजिश करार दिया है। शनिवार सुबह से ही देश के हर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, जयपुर से लेकर लखनऊ तक बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पे उतर। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो की पोस्ट लेकर विरोध करते नजर आए। बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेड लगाकर बंद करवा दिया। गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को ही तोड़ दिया। इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। एआई पावर दिख रहा है भारत का। एआई इम्पैक्ट समिट को डिफेम करना, ये देश को डिफेम करना, ये देशद्रोह है और देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको एक एक को पकड़ करके जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कांग्रेस की नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं और जिस तरह की घटिया हरकत कल कांग्रेस ने की है, ये सीधा सीधा देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश है। एआई समिट पूरे विश्व के लोग वहाँ उपस्थित थे, भारत की प्रतिभा को देख रहे थे, भारत की ताकत को देख रहे थे। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देश का दुश्मन है जिस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की पूरी जनता कांग्रेस का विरोध करेगी, इस हरकत का विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में तो बीजेपी का प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी हमला किया, जिससे स्थिति बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर, पानी की बोतलें, तेल की थैलियां, संतरे और टमाटर फेंके, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने हालात बिगाड़ दिए। हिंसक झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस झड़प में इंदौर में व्यापारियों की दुकानें बंद करवा दी और स्थानीय लोग दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में तो राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी का काफिला गुजरने के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर लेकर, काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी हाय हाय के नारे भी लगाए गए।
दरअसल आज एक केस में पेशी के दौरान राहुल गांधी भिवंडी पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है, चाहे वो सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना हो या फिर अब एआई जैसी आधुनिक तकनीक पर सवाल उठाना, बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना टूलकिट बता रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जमीन खिसकती देख कांग्रेस अब अराजकता का सहारा ले रही है। जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने भारत की इज्जत को दांव पे लगाया, किस तरह से भारत की साख को गिराने का प्रयास किया, इसका सभी ने इसका विरोध किया है और सभी ने कहा कि ये शेमफुल है। भारत मंडपम में उतरी कांग्रेस की शॉर्ट लिस्ट ब्रिगेड ने सोचा था कि वो सरकार को घेरेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अपनी साख पर पट्टा लगा रहे हैं। इस हंगामे के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि कांग्रेस के सहयोगी दल के सुर बदल गए। विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने दबी जुबान में और कुछ ने खुलकर कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा प्रदर्शन करना गलत था। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। साफ है कि कांग्रेस इस मामले में हर तरफ से घिर गई। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस को विकास विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। क्या वो अपनी इस रणनीति पर अड़ी रहेगी या सहयोगियों की नाराजगी और बीजेपी की इस घेराबंदी के बाद अपना रास्ता बदलेगी? फिलहाल समिट तो खत्म हो गया, लेकिन इससे शुरू हुआ सियासी संग्राम अब थमने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है। कई राज्यों की सरकार की ओर से इस पाक महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समय से पहले छुट्टी करने की इजाजत दी जा रही है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी रमजान के दौरान सरकारी और अर्ध सरकारी ऑफिसों में मुस्लिम जो कर्मचारी हैं उन्हें 1 घंटा पहले छुट्टी करने की परमिशन दे दी गई है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में भी इसकी मांग तेज हो गई है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि देवाभाव की सरकार में तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र में और क्यों इस मुद्दे को लेकर चल रही है बयानबाजी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंस्टिट्यूशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। आबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवाभाव की हिंदूवादी सरकार है। मांगे और डिमांड है, ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ 2 धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। इबादत का महीना शुरू हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार तपिश कुछ ज्यादा ही है। मुद्दा है रमजान के दौरान काम के घंटों में रियायत देने का। सपा नेता अबू आजमी ने मांग की है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे छुट्टी दे दी जाए। तर्क ये है कि सहरी और इबादत के बीच ड्यूटी करना चुनौतीपूर्ण होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से तेलंगाना में और आंध्रा में वहाँ की सरकार ने रिलीजियस कंसेशन देके 4 बजे तक ऑफिसर्स को काम के बाद छुट्टी का ऐलान किया है, इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी अगर ये ऐलान कर देंगे तो वो ऑफिसर्स जो रोजे में काम करते हैं तो उनको एक रिलीफ मिलेगी सरकार की तरफ से। ये मेरा निवेदन है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री भी इसी तरह से यहाँ भी एक रिलीजियस कंस्टिट्यूशन दे करके ऑफिसर्स को 4 बजे तक छुट्टी का ऐलान करेंगे। अब अबू आजमी की इस मांग को लेकर सरकार को एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जिसे बीजेपी धर्म आधारित राजनीति कहकर घेर रही है। सवाल ये है कि क्या अबू आजमी ने ये मांग उठाकर मुस्लिम समाज के लिए हमदर्दी दिखाई है या अनजाने में सरकार को तुष्टीकरण जैसे बड़े मुद्दे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मौका दे दिया है। सपा इसे हक की लड़ाई कह रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या इबादत के लिए काम के घंटों में कटौती ही विकास का पैमाना है
या फिर इस सियासी संग्राम में असल मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में देवा भाऊ की सरकार है और यहां तुष्टीकरण की सियासत नहीं चलेगी। अबू आजमी को पहले ये समझना चाहिए, इस वक्त महाराष्ट्र में देवा भाऊ की हिंदूवादी सरकार है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण इस सरकार में चलेगा नहीं। और देश संविधान के आधार पर चलता है। डॉक्टर बाबा साहब संविधान में जो लिखा है वो किसी धर्म आधारित कोई भी कानून या कोई भी नियम नहीं बन सकता है। बीजेपी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाए हैं। सपा पर हमला बोला, अबू आजमी की मांग का विरोध किया है। अबू आजमी के जो मांगे और डिमांड है ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ दो धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। हिंदू श्रावण रखते हैं, क्रिश्चियन लेंट रखते हैं और जैसे हमारे मुसलमान भाई रमज़ान रखते हैं, ऐसे किसी को भी यहाँ 4 बजे के बाद छुट्टी नहीं मिलती। आपको बता दें कि विपक्ष रमजान में रियायत की मांग को लेकर संविधान का अधिकार बता रहा है, लेकिन विपक्ष का दावा तथ्यों से एकदम अलग है। विपक्ष के दावे और फैक्ट में अंतर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 समानता की बात करता है। प्रशासनिक नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के घंटे उसकी नियुक्तियों की शर्तों का हिस्सा होते हैं, जो धर्म के आधार पर नहीं बदले जा सकते। तेलंगाना जैसे राज्यों में इसे विशेष आदेश के जरिए लागू किया जाता है, जिसे कई बार अदालतों में चुनौती भी दी गई है। अबू आजमी अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बहाने महाराष्ट्र में रियायत की मांग को हवा दे रही हैं। लेकिन सवाल है कि जब यूपी एमपी में रियायत नहीं तो महाराष्ट्र में जिद क्यों? क्या तेलंगाना का मॉडल महाराष्ट्र के वर्क कल्चर को बर्बाद नहीं करेगा? वोट बैंक के लिए प्रशासन का मजहबीकरण कब तक? तुष्टीकरण की सियासत के लिए सरकारी कर्मचारी ढाल बने? साफ है कि विपक्ष तेलंगाना मॉडल का हवा खड़ा कर महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। हकीकत यह है कि देश में बहुसंख्यक राज्यों में इस तरह की रियायतों को कभी स्वीकार नहीं किया गया। अबू आजमी जिस हक की बात कर रही है, दरअसल वो एक विशेषाधिकार की मांग है, जो संवैधानिक समानता के ढांचे में फिट नहीं बैठती। अब फैसला जनता को करना है कि वो काम करना चाहती है या काम से छुट्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब महाराष्ट्र के बाद बात बिहार की। बिहार की राजनीति में मुद्दों की नहीं बल्कि चिड़ियाघर की चर्चा है। विकास की बातें पीछे छूट गई हैं और अब मुकाबला हाथी बनाम चींटी का हो गया है। क्या बिहार की पुलिस वाकई चींटी भी नहीं मार सकती, या फिर कानून का डर ऐसा है कि हाथी सीधा अस्पताल पहुंच रहे हैं? आज हम बात करेंगे उस जुबानी जंग की जिसने पटना से लेकर पूर्णिया तक खलबली मचा दी है। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हाथी कौन है, चींटी कौन है? सबका जवाब देते हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। सियासत में जंगल के राजा शेर का जिक्र तो आपने सुना होगा, सवा शेर भी सुना होगा, बब्बर शेर भी सुना होगा, लेकिन ये सारी संख्याएं बिहार में बौनी साबित होती हैं। पुलिस के क्योंकि बिहार के पॉलिटिकल सर्कस में कोई जंगल का राजा नहीं है। यहाँ नेता हाथी की संख्या देते हैं, बंदर से तुलना करते हैं और चींटी का उदाहरण देते हैं। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। बिहार में बजट सत्र की चर्चा के दौरान सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पे जवाब दे रहे थे। निशाने पर पूरा विपक्ष था। तभी सम्राट चौधरी का ये बयान आया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सम्राट चौधरी के इस बयान को सीधे सीधे पप्पू यादव से जोड़ दिया गया। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए, अब हाथी भी बीमार होकर
पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। इस बयान को पप्पू यादव से जोड़ने की एक और वजह भी है, क्योंकि पप्पू यादव ने बिहार पुलिस को चुनौती भी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सम्राट चौधरी के इस बयान पर पप्पू यादव का पलटवार भी आया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया। पप्पू यादव ने भी अपने पोस्ट में किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि पप्पू यादव का पलटवार सम्राट चौधरी पर ही था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने तक पगड़ी ना खोलने की सौगंध खाई थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन हो गया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट में अब डिप्टी सीएम गृह मंत्रालय संभाल रही है, और इन्हीं की पुलिस ने कुछ दिनों पहले पप्पू यादव को गिरफ्तार भी किया था। पप्पू यादव को 1995 के एक मामले में पुलिस ने 6 फरवरी की रात गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पटना की बेऊर जेल में बंद किया गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि नीट छात्रा की मौत पर न्याय मांगने के लिए उन्हें सजा दी गई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन भी हुआ। राहुल प्रियंका समेत कई नेताओं ने पप्पू के समर्थन में बयान भी दिया। सम्राट चौधरी और पप्पू यादव दोनों ही एक वक्त पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे। दोनों का क्षेत्र भी आसपास ही है, लेकिन अब लालू के खेमे से निकलकर दोनों ने अपनी राहें अलग बना ली है। सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। नीट छात्रा के मामले को लेकर दोनों आमने सामने हैं। केस की जांच अब सीबीआई कर रही है और इस मामले पर जोरदार सियासत भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो आदमी घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री धीलपुरी पंडित के एक कथित तौर पर जातिवादी बयान पर कैंपस में घमासान छिड़ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। वीसी के इस बयान पर छात्र संगठनों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। साथ ही देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। हालांकि अब वाइस चांसलर की ओर से सफाई दी जा रही है, लेकिन छात्र गुस्से में हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित ने दलितों और अश्वेतों पर टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। जेएनयू में कुलपति के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू छात्र संघ के सदस्य कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि कुलपति का बयान जातिवादी है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है। उनका खुद का मानना हो सकता है, बट एक यूनिवर्सिटी के लेवल पे उनको पर्सनल स्टेटमेंट और एक जो प्रोफेशनल स्टेटमेंट है, उन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पर क्या बोलना है, क्योंकि हमेशा से आदिवासी पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार होता रहा है। आज भी हम देखते हैं उनका जो जिस तरीके का सोच है, स्टेटमेंट है, वो हमें यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को भी डाउनग्रेड करता है कि जेएनयू का वाइस चांसलर इस तरीके की सोच रखते हैं। जेएनयू के छात्रों का कहना है कि कुलपति दलितों और अश्वेतों के खिलाफ बयान दे रही हैं, लेकिन जब बात आरएसएस की आती है तो वो उनकी तारीफ करने लगती हैं। कुलपति का ये दोहरा रवैया बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। विक्टिम कार्ड कोई नहीं खेल रहा है यहाँ पे। विक्टिम कार्ड जो उन्होंने बोला है वो खुद विक्टिम कार्ड खेल रही है। उनका बोलना ही ये गलत है। वो समझ नहीं रहे स्टूडेंट की प्रॉब्लम। वो एक प्रिविलेज वहाँ से आ रही हैं, प्रिविलेज पोजीशन से, प्रिविलेज घर से आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आएगा कि हम किस वर्ग से आते हैं। जेएनयू की कुलपति के बयान पर हंगामा मचा है। उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित ने ऐसा क्या कह दिया था कि उनके बयान के बाद सीधे इस्तीफे की मांग उठने लगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलपुरी पंडित ने कहा था, यूजीसी के नियम अतार्किक है। आप हमेशा पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड से प्रगति संभव नहीं है। यह अश्वेतों के लिए किया गया था, ये चीज दलितों के लिए लाई गई थी। जेएनयू की कुलपति के बयान पर जब हंगामा मचा तो उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद बहुजन हूँ, मेरे शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था वो के विचारधारा के समर्थकों ने इस तरह लिखा है
और जो लोग इन समर्थकों का विरोध करते हैं वो स्थायी पीड़ित होने और काल्पनिक दुनिया के निर्माण के बारे में ये कहते हैं। जेएनयू की कुलपति ने चाहे जिस वजह से ये बयान दिया हो, लेकिन अब उनके बयान पर हंगामा मच गया है। जेएनयू में उनका विरोध तो हो ही रहा है, सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह की बातें लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कुलपति के इस बयान पर आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका इलाज करने वाला डॉक्टर, आपका केस लड़ने वाला वकील फर्जी भी हो सकता है? कानपुर में उजागर हुए मार्कशीट कांड ने पूरे देश के सिस्टम को हिला कर रख दिया है। महज एक मैथ्स टीचर ने 9 राज्यों में अपना ऐसा जाल बुना कि असली और नकली का फर्क ही मिटा दिया। लेकिन अब इस खेल का द एंड होने वाला है। पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है जो न सिर्फ इस गिरोह के मास्टरमाइंड बल्कि उन यूनिवर्सिटीज के भेदियों को भी बेनकाब करेगी जिन्होंने सिस्टम का सौदा किया। पूरी खबर क्या है, किस तरीके से एसआईटी अपना काम कर रही है, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सावधान, अगर आपके पास भी कोई शॉर्टकट वाली डिग्री है तो अब आपकी खैर नहीं। कानपुर पुलिस ने उस फैक्ट्री पर ताला जड़ दिया है जहां फर्जी डिग्रियां छपती थी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अब शुरू हुई है। पुलिस कमिश्नर ने 14 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। ये एसआईटी अब उन सफेद पोशों की गर्दन नापेगी जिन्होंने शिक्षा के मंदिर को फर्जीवाड़े की दुकान बना दिया था। कानपुर में पकड़े गए फर्जी मार्कशीट कांड की परतें अब परत दर परत खुलनी शुरू हो गई है। मामले की गंभीरता और इसके अंतर्राज्यीय कनेक्शन को देखते हुए एसआईटी ने कमान संभाल ली है। मामला महज फर्जीवाड़े का नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम पर हमला है जो महज चंद रुपयों के लिए अयोग्य लोगों को डॉक्टर या इंजीनियर बना रहा था। एसआईटी के रडार पर अब वो रसूखदार लोग हैं जिनके संरक्षण में ये काला कारोबार फल फूल रहा था। इसमें कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और बड़ी मात्रा में इनसे फर्जी जो उपकरण है वो भी बरामद हुए हैं और उनके जरिए बनी फर्जी डिग्रियां भी बरामद हुई है, मार्कशीट इत्यादि बरामद हुई है। ये पूरे प्रकरण की गहराई से जांच हेतु कमिश्नर महोदय के आदेश पर एक 14 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है जिसमें कि एडिशनल डीसीपी साउथ द्वारा इनको हेड किया जा रहा है और इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। फर्जी डिग्री कांड में एसआईटी का ऑपरेशन क्लीन शुरू। 14 सदस्यीय एसआईटी खंगालेगी 9 राज्यों का नेटवर्क। एसआईटी की रडार पर कॉलेजों के अंदरूनी मददगार हैं। कानपुर से शुरू हुई जांच अब देशव्यापी रडार। इस गिरोह का पर्दाफाश तब हुआ जब कानपुर पुलिस के एक इंस्पेक्टर खुद फर्जी ग्राहक बनकर गिरोह के पास पहुंच गए। उन्होंने खुद को एक बेरोजगार युवक बताया जिसे नौकरी के लिए तुरंत डिग्री चाहिए थी। गिरोह के सदस्यों ने सौदा तय किया और जैसे ही उन्होंने फर्जी मार्कशीट थमाई, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इस पूरे खेल का मुख्य आरोपी शैलेंद्र कुमार नाम का एक व्यक्ति है जो पेशे से एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स का टीचर था। पुलिस की जांच में जो बात सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। इस गिरोह के तार उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे 9 राज्यों से जुड़े थे। गिरोह के पास देश के 14 बड़े विश्वविद्यालयों की फर्जी मुहरें, होलोग्राम और लेटर हेड बरामद हुए। आशंका है कि पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों ने इनसे डिग्री खरीदी और सरकारी निजी संस्थाओं में नौकरियां हासिल कर ली। यह गिरोह केवल फर्जी डिग्री नहीं छापता था, बल्कि पूरी सर्विस देता था। जानकारी के मुताबिक ये गिरोह दावा करता था कि ये यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में बैक डेट में एंट्री करवा देंगे ताकि वेरिफिकेशन के समय डिग्री असली निकले। हाई स्कूल से लेकर पीएचडी तक की हर डिग्री का 50,000 से लेकर 3 लाख तक का रेट फिक्स था। सबसे खतरनाक बात तो ये है कि इन्होंने बड़ी संख्या में बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलबी की डिग्रियां बेची, जिससे अयोग्य लोग डॉक्टर और वकील बन गए। सवाल सिर्फ एक गिरोह के पकड़े जाने का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिसमें सेंध लगाकर ये जालसाज 14 यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जीवाड़ा करते रहे। एसआईटी के गठन के बाद अब उम्मीद जगी है कि उन लोगों के चेहरों पर से भी नकाब उतरेगा जो शिक्षा के मंदिर को कलंकित कर रहे थे। साफ है कि अब डिग्री की दुकान चलाने वालों और डिग्री खरीदने वालों दोनों की रात की नींदें उड़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उधर फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संभल में हजारों लोग सड़कों पर हैं जिन्होंने इस फिल्म का जमकर विरोध किया। विवाद अब कहां तक पहुंच चुका है, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर पहले संभल में प्रदर्शन हुआ, इसके बाद प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर यादव समुदाय की ओर से बार बार टाइटल चेंज करने की मांग की जा रही है और इसे एक समाज के लिए भड़काने वाला बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है और क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मेरा नाम वसीम अख्तर है। यूपी के संभल में हंगामा बरपा है। पोस्टर बैनर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं, जमकर बवाल मचा है। कुछ लोग स्टेज पर चढ़े हैं तो कुछ नीचे तख्ती लेकर खड़े हैं। मुद्दा एक ही है, फिल्म का विरोध, जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। तस्वीरें आप देख सकते हो और यही नहीं, पूरे प्रदर्शन की ड्रोन से देखिए निगरानी भी की जा रही है। जिधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ मंच है तो एक तरफ लोग जो है नीचे हाथों में तख्तियां हैं, बैनर है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो, यादव पहचान का सम्मान करो। अभी ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तमाम तरह की बातें देखिए इस आंदोलन में यादव समाज की तरफ से कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो भी फिल्म के निर्माता हैं उन पर भी बड़ा एक्शन लिया जाए और ये आंदोलन देखिए यहाँ पर थमने वाला नहीं है। हाथों में देखिए बैन के पोस्टर हैं तो एक तरफ यादव का अपमान जो है वो बर्दाश्त ना करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। फिल्म यादव जी के खिलाफ यादव समाज सड़कों पर है। संभल में फिल्म के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। विरोध करने वाले फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है इस फिल्म से यादव समाज की छवि खराब की जा रही है। अगर 27 तारीख में फिल्म रिलीज होती है तो हम संसद से लेके सदन तक विरोध करेंगे। ये बात कान खोल कर सुन लें। यादव ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, यादव जिंदा है भी। संभल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होनी है, लेकिन उससे पहले ही हंगामा बढ़ गया। यादव समाज के लोगों का कहना है फिल्म रिलीज हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या आप लोग क्यों एकत्रित हुए, क्या चाहते हैं? ये जो स्टोरी चल रही है ये एक यादव का नाम लेके चल रही है, जाति बिरादरी का नाम लेके चल रही है। ये जाति बिरादरी का नाम नहीं होना चाहिए। अगर मानेगा तो ठीक है, नहीं तो रोड जाम होंगी आगे। यादव समाज को बदनाम करने के लिए ये लव स्टोरी, यादव लव स्टोरी बनाई गई है। ये यादव स्टोरी नहीं हो, यादव के नाम पर नहीं होती, चाहे किसी अन्य अपने नाम पर रख लेते हैं स्टोरी के लिए। हम इसका खुलेआम विरोध करते हैं। लेकिन सवाल है फिल्म यादव जी की लव स्टोरी में ऐसा क्या है जिससे यादव समाज के लोगों में आक्रोश है। इसकी डिटेल जान लीजिए। सबसे बड़ा विवाद इस फिल्म के टाइटल को लेकर है, जिसमें यादव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बताया जा रहा है फिल्म में एक यादव समाज की बेटी और एक मुस्लिम युवक के बीच लव स्टोरी दिखाई गई है। यादव समाज के लोग इसे लव जिहाद बता रहे हैं। यादव समाज का कहना है इससे उनकी छवि खराब हो रही है। इसके साथ यादव समाज की भावनाओं का अपमान हुआ। यादव जी की लव स्टोरी इसे नहीं चलने देंगे। हर हाल में इसे बैन करा के ही मानेंगे, बैन करा के ही मानेंगे। मरने को और मरने को भी तैयार है, मारने को भी तैयार हैं। जातिवाद धर्म पर नहीं बननी चाहिए। इसके विरोध में हमें जान की बाजी लगानी पड़े तो हम पूरा समाज हम या अपनी जान की बाजी में लगाने कुर्बान है। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं फिल्म यादव समाज को टारगेट कर बनाई गई है। अगर सिनेमा हॉल में पिक्चर रिलीज हुई अंजाम बुरा होगा। फिल्म मेकर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भड़ाना, अभिनेत्री प्रगति तिवारी, अभिनेता विशाल मोहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? हमारे पूजनीय, उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। जाहिर तौर पर विवाद फिल्म के टाइटल को लेकर है, जिसमें यादव शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुछ ऐसा ही विवाद घूसखोर पंडित को लेकर भी मचा था, जिसमें पंडितों की छवि बदनाम करने के आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल है, क्या क्रिएटर्स जानबूझकर ऐसे टाइटल यूज करते हैं जिससे विवाद हो और विवाद ही व्यूज का जरिया बनता है, या फिर कला और अभिव्यक्ति के नाम पर हंगामा होना बेमतलब का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की।
क्या मुनीर और उसके पाले हुए आतंकियों को फिर से ऑपरेशन सिंदूर वाला इलाज चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि लश्कर के आतंकी लाल किले के आसपास दहशत फैलाने के ख्वाब देख रहे हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। तो क्या दिल्ली का लाल किला अलर्ट मोड पर है? पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं। क्या दिल्ली में आतंकी हमले का साया मंडरा रहा है? क्या दिल्ली में किसी बड़े धमाके का अलर्ट है? क्या हाफिज सईद और उसके पाले आतंकी किसी बड़े आतंकी साजिश का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में लाल किले के सामने बड़े धमाके का अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर से आतंकी हमलों को लेकर अलर्ट किया है। खुफिया सूत्रों की माने तो लश्कर के आतंकी लाल किले के आसपास धमाके की साजिश रच रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर खासकर चांदनी चौक का प्रमुख मंदिर है। खबर है कि लश्कर के आतंकी आईईडी हमले की योजना बना रहे हैं। इसके बाद से सुरक्षा बलों ने चांदनी चौक के आसपास के धार्मिक जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया इनपुट दी है कि लश्कर के आतंकी देश के बड़े मंदिर को निशाना बना सकते हैं। खासतौर पर दिल्ली के चांदनी चौक का मंदिर उसके निशाने पर हो सकता है। लेकिन लगता है कि मुनीर और उसके पाले टट्टू ऑपरेशन सिंदूर को भूल गए हैं, तभी तो वो ऐसी सोच पाल रहे हैं। मुनीर की टेरर टीम को एक बार फिर से सिंदूरी इलाज चाहिए, तभी उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, जिसमें से कई में अब तक राख का ढेर है। पाकिस्तान के आतंकी अब तक उससे उबर नहीं पाए, लेकिन उनका आका हाफिज सईद अब बदला लेने के ख्वाब पाल रहा है। उसे फिर से वही इलाज चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया गया था। दिल्ली का लाल किला इलाका बेहद संवेदनशील है। आतंकी बार बार इसे धमकी देते हैं। आपको याद होगा 10 नवंबर 2025 की शाम को भी दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में कई लोग आए थे। कई गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। इस हादसे में उस समय कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। और पाकिस्तान फिर भी ऐसा ख्वाब देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि मुनीर के दहशतगर्द उसके ही देश में फट रहे हैं। 6 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही हुआ। जुमे की नमाज के बाद एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया, जिससे पाकिस्तान में पैनिक फैला है। लेकिन पाकिस्तान अपने दहशतगर्दों को संभालने के बजाय भारत पर बुरी नजर रख रहा है। हालांकि मुनीर और उसका आका ऑपरेशन सिंदूर को भूले नहीं हैं। उन्हें भी पता है कुछ ऐसा वैसा किया तो भारत घर में घुसकर मारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है यूपी से। यूपी के कासगंज में मकान के अंदर 5 शव मिले हैं। परिवार के सामूहिक सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। रिटायर्ड फौजी समेत परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। फंदे से लटकता हुआ मिला है रिटायर्ड फौजी का शव। रिटायर्ड फौजी, पत्नी और 3 बच्चों के मौत की खबर सामने आ रही है। पारिवारिक सामूहिक सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। रिटायर्ड फौजी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड फौजी समेत 5 लोगों के परिवार के 5 लोगों के सामूहिक सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। और अब बढ़ते खबरों में आगे, और अब बात दिल्ली की। दिल्ली के मॉडल टाउन थाना इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए मॉडल टाउन की। ये वो इलाका है जहां पर आग लगी है। यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी, घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो मॉडल टाउन में लपटों का तांडव देखने को मिला। मकान में आग लग गई, सामान जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मॉडल टाउन में, जहां पर शाम को 4 और 5 के बीच में एक घर में बैक साइड पर आग लगी और आग पूरे तरीके से पूरे घर में फैल गई। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये चावला हाउस है मॉडल टाउन में, जहां पर ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एसी चलाने की वजह से विदाउट सर्विस ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई।
आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फ़ोन किया गया, फायर ब्रिगेड पहुंची और तब तक ये आग पूरे तरीके से पूरे घर में फैल चुकी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा घर जलकर राख हो गया है। हालांकि जो लोग उसमें मौजूद थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और अभी भी शाम को 4 या 5 के बीच इसमें आग लगी थी और अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो अभी भी इसमें धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है, डीएफएस की टीम है, वो इंस्पेक्शन करती हुई दिख रही है। यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि शाम को 4 बजे आग लगी थी। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइम से पहुँच जाती तो ये आग इतनी नहीं फैलती और इस आग पे काबू पाया जा सकता था। बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। यहां पर पुंछ में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ। सुरक्षा बलों ने एक पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद की है। आतंकियों से जुड़ा और भी सामान बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ी आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है, जहां पे आतंकियों का सामान, हथियार, यहां पर AK-47 पिस्टल और बाकी सामान बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उसके पहले ही उनके मंसूबों को यहां पर नाकाम कर दिया गया। और यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।